Hello guys, welcome back to my channel Classroom Dreams. So today we are going to start Indian polity. This is our first video about Indian polity. So for today's topic is constitutional development of India. So first our first point is started that about Regulation Act. As per the Regulation Act 1773, the Supreme Court of India was established at when? इसमें बोला गया है कि रेगुलेशन एक्ट 1773 के थ्रू आपको ये बताना है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था और कहाँ पे। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था वो कैलकाटा में हुआ था और उसका टाइमिंग था 1774। नेक्स्ट, विच एक्ट एंटाइटल्ड इंडियंस टू बी अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? वो कौन सा एक्ट है जो ये श्योर करता है, ये बताता है कि हम इंडियंस जो हैं कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हैं। तो ये एक्ट है चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट पॉइंट है विच एक्ट अलाउड लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव। ओके, इसमें बोला गया है कि वो कौन सा एक्ट है जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये राइट देता है कि वो बजट के ऊपर डिस्कस करे और अगर उसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं तो उससे क्वेश्चन करे एग्जीक्यूटिव के सामने, एग्जीक्यूटिव से उस क्वेश्चन करे कि उसको करेक्ट करने के लिए। तो ये एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विच एक्ट मेड इंडियन लेजिस्लेशन बाई कैमरल? इट मीन्स दैट कौन सा एक्ट है जो इंडियन लेजिस्लेटिव को ये द्विसदनात्मक बनाता है, मतलब कि उसके दो सदन होंगे। तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वो एक्ट है जो हमारे लेजिस्लेटिव को बाई कैमरल बनाता है लेजिस्लेशन को। ओके, नेक्स्ट है डार्सी सिस्टम। जो डार्सी सिस्टम है वो किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था? एज इट इज रिटन दैट डार्सी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट? कौन से एक्ट से इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो सेम इसमें बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। आप देखेंगे तो बाई कैमरल लेजिस्लेटिव एक्ट और जो डार्सी सिस्टम एक्ट है दोनों का ही सेम ही एक्ट के थ्रू ये दोनों फॉलोड अप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस was originally inspired from which act? जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है वो किस एक्ट के थ्रू इंस्पायर होता है ओरिजिनली? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक्ट 1935 के थ्रू ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विच एक्ट प्रपोज्ड द प्रोविजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा? तो जो फेडरल गवर्नमेंट जो हमारा इसमें बोला गया कि कौन सा वो एक्ट है जो प्रपोज किया गया था और जो रखा गया था सामने फेडरल जो गवर्नमेंट थी जो ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा के टाइम जब ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ पे कंट्रोल था, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट थी उसके टाइम पे कौन सा एक्ट प्रपोज किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो ये एक्ट है ये वाला, यही एक्ट उस टाइम पे प्रपोज किया गया था, मतलब उस टाइम पे लाया गया था। इसमें क्या बोला गया था? डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मतलब कि जो पावर्स का डिवीज़न है इस एक्ट में ये बोला गया था कि जो पावर्स का डिवीज़न है मतलब कि स्टेट और सेंटर के बीच में ये होगा, मतलब ये इस एक्ट के थ्रू डिक्लेयर किया गया था, ऐसा प्रपोज किया गया था। सो नेक्स्ट स्लाइड। या नेक्स्ट अभी हमने एक्ट्स के बारे में पढ़ा, अभी कुछ थोड़ा सा अलग। ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रपोज्ड बाय, जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, मतलब बनाया गया था, लिखा गया था, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? तो वो क्रिप्स मिशन के थ्रू उसको प्रपोज किया गया था। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली ऑफ इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इंडिया की, वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के थ्रू ये प्रोविज़न आया था। नेक्स्ट है एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रोविंसेस वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसमें बोला गया है कि जो कैबिनेट मिशन ने, मतलब जो ये कैबिनेट मिशन है 1946 का जो प्रपोज किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उसमें ये बोला गया है कि कैबिनेट जो मिशन था उसमें जो इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रोविंसेस, मतलब जो अलग अलग प्रोविंसेस थे उस टाइम पे, उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको किन बेसिस पे उनको मतलब इलेक्ट किया गया था, किन बेसिस पे उनका इलेक्शन होना था, तो ये 1 रिप्रेजेंटेटिव पर 10 लाख पॉपुलेशन, मतलब एक 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब कि जहाँ पे 10 लाख 10 लाख पॉपुलेशन होगी, तो उसको एक रिप्रेजेंटेटिव उसको रिप्रेजेंट करेगा उन 10 लाख पॉपुलेशन को। आई होप आपको समझ में आया होगा। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डन बाय, जो इलेक्शन किए जा रहे थे कि कौन कौन से मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प करेंगे, तो ये किसके थ्रू, किसने ये डिसाइड किया था कि कौन कौन से मेंबर्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होंगे? तो वो स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस, जो ब्रिटिश प्रोविंस का स्टेट लेजिस्लेचर था, उसने ये डिसाइड किया था कि कौन कौन से मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखे जाएंगे। सो आई होप इट इज क्लियर। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन 1927? ओके, इसमें ये बोला गया है कि साइमन कमीशन जो आया था 1927 में, उसका रीज़न क्या था, उसका पर्पस क्या था, क्यों आया था वो? टू रिव्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, जो हमने पीछे एक्ट पढ़ा 1919 एक्ट, ये 1919 एक्ट जिसमें ये बाइकैमरल लेजिस्लेशन बाइकैमरल की बात की गई थी और ये डार्सी सिस्टम की बात की गई थी, तो इसको ही रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन 1927 को लागू किया गया था। नेक्स्ट, who was elected as the permanent chairman of constituent assembly? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में, छोटे मोटे एग्ज़ाम्स या फिर छोटे मोटे बोल रही हूँ मैं, छोटे मोटे नहीं, नॉर्मल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल जाता है कि who was the परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो यहाँ पे बनी गई, इलेक्ट की थी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उसमें परमानेंट, उसमें बहुत सारे पर्सन्स थे बट उसमें परमानेंट चेयरमैन कौन था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड? जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबली बनाई गई थी, उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। आई होप इतना क्लियर होगा। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, आप साथ साथ अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। When was the Constitution of India adopted? ये इम्पॉर्टेंट है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, फिर मीटिंग भी हो गई, तो अब ये है क्वेश्चन है कि जब सारा चीज़ें हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग हो गई, उसकी कमेटी बन गई, उसका मीटिंग भी हो गया और उसको बना दिया गया, तो उसको कब अडॉप्ट कब किया गया, कि मतलब कि कब से ये फॉलो अप होने लगा, मतलब शुरू हो गया कि हाँ अब इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस और सब कुछ इस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होंगे, क्योंकि अभी तक तो हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये कब अडॉप्ट किया गया कि अब यहाँ पे इंडिया में इस तरीके का रूल और इस तरीके की चीज़ें इस नए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फॉलो होगी? तो ये 26 नवंबर 1949 को
ऑफिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को। ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट वाज द एंटायर ड्यूरेशन फॉर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हर एग्जाम्स में ही देखने को मिल जाता है। सो इसमें ये बोला गया कितना टाइम लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो 2 years 11 months and 18 days। सो इसको याद कर लेना, 2 years 11 months and 18 days लगे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। नेक्स्ट, वेयर वॉज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो यहाँ पे बोल गया कि आई थिंक यहाँ पे वेयर की बजाय यहाँ व्हेन होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो ये आपको एक टेबल दे रखी है इंटरिम गवर्नमेंट की, यहाँ पे मतलब जो नॉर्मल उस टाइम पे जो एक इंटरिम गवर्नमेंट थी 1946 के टाइम पे, तो उसके कुछ मेंबर्स हैं और उसमें उनका क्या क्या डिपार्टमेंट था उसके बारे में लिखा हुआ है। सो पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इनके पास क्या था, तो इनके पास कॉमनवेल्थ और फॉरेन अफेयर्स थे। वल्लभ भाई पटेल, इनके पास होम मिनिस्ट्री थी एंड आईवी था इनके पास। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद, इनके पास फूड एंड एग्रीकल्चर था डिपार्टमेंट। एंड जॉन मैथे, इनके पास इंडस्ट्रियल एंड सिविल सप्लायर्स का इनका डिपार्टमेंट था, इंडस्ट्री से रिलेटेड। और जगजीवन राम के पास लेबर। एंड सरदार वल्लभ सिंह के पास डिफेंस मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री नहीं, डिपार्टमेंट। लियाकत अली के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट था। एंड राजगोपालाचारी के पास एजुकेशन एंड आर्ट डिपार्टमेंट था। सो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था उसको अडॉप्ट किया गया कब, व्हेन, तो उसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 में, 22 जनवरी 1947 में। How many sessions of Constituent Assembly were introduced during the entire period of making of the Constitution of India? तो जो हमने यहाँ पीछे पढ़ा था हमने कि कितना टाइम लगा, हाँ, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कितना ड्यूरेशन, एंटायर ड्यूरेशन क्या था, तो 2 years 11 months and 18 days। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं कि जो 2 years 11 months and 18 days लगे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उसमें कितने सेशंस के बाद वो रेडी हुआ था, तो हमारे टोटल 11 सेशंस हुए थे, 11 टाइम सेशंस हुए थे। उसके बाद वो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बन के रेडी हो गया था। नेक्स्ट है द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंडियन फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो प्रेजेंट फॉर्म जो अभी हमारा जो फ्लैग है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था, तो 24 जुलाई 1947 में, 24 जुलाई 1947 में प्रेजेंट डे ऑफ इंडियन फ्लैग वॉज अडॉप्टेड। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ध्यान नहीं देते बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पहले तो हैंड रिटन ही, बाद में ही प्रिंट करवाया गया होगा, पहले हैंड रिटन ही बना था फर्स्ट। तो उसको किसने हैंड रिटन किया था, तो ये
नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इन्होंने किस राइटिंग में, मतलब जैसे हमें पता है कि बहुत सारी स्टाइल्स होते हैं, तो इन्होंने इटैलिक स्टाइल में इन्होंने विद कैलीग्राफी, इटैलिक स्टाइल विद कैलीग्राफी में इन्होंने ये अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखा था बाय हैंड। ओके, नेक्स्ट है व्हेन वाज द नेशनल एंथम जन गण मन अडॉप्टेड। दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स में आ ही जाते हैं रिपीटेड। व्हेन वाज द नेशनल एंथम जन गण मन अडॉप्टेड। सो जनगण मन जो है हमारा नेशनल एंथम है, ये सबको पता है। तो ये अडॉप्ट कब किया गया था, कब हमारा नेशनल एंथम कब बना ये? तो 24 जनवरी 1950 में। 24 जुलाई 1947 में फ्लैग अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 में जनगण मन अडॉप्ट किया गया। ये जनवरी में एंड ये जुलाई में, 1 ईयर का गैप ऑल्सो। व्हेन वाज द अशोक पिलर अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ नेशनल एजुकेशन ऑफ इंडिया। सो ये इसमें बोला गया कि जो नेशनल एजुकेशन ऑफ इंडिया के फॉर्म में कि हाँ ये हमारा नेशनल, हमारा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रतीक बनेगा अशोका पिलर। तो इसको कब अडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950। तो इसके 2 दिन बाद ही नेशनल एंथम को अडॉप्ट करने के 2 डेज बाद ही हमारा अशोका पिलर नेशनल एजुकेशन ऑफ इंडिया का प्रतीक के रूप में क्या किया गया, उसको अडॉप्ट किया गया। ओके, सो ये हम कल पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो थैंक यू फॉर joining and please subscribe my channel and like and comment also. Please support. Thank you so much guys.